मूड स्विंग आपकी आसानी से हो जाएंगे। आसानी से मीन्स कभी खुशी कभी गम वाली फीलिंग आएगी आपको, ठीक है। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, कभी आप नीचे होंगे आसमान आपके ऊपर होगा, मीन्स प्रॉब्लम्स आपके ऊपर होंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर पर्सनैलिटी एंड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। मीन्स पर्सनैलिटी यहाँ पर नहीं करेंगे हम कंप्लीट कवर, लेकिन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को हम यहाँ पर मेन फोकस रहेगा हमारा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पर। लेकिन पर्सनैलिटी को समझना इतना ही ज़रूरी है जितना कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को समझने जा रहे हैं तो आपको पर्सनैलिटी के बारे में तो पता होना चाहिए ना। अगर आपको याद होगा, मैंने पर्सनैलिटी एंड पर्सनैलिटी असेसमेंट वाले चैप्टर में आपको समझाया था क्या होती है पर्सनैलिटी। एक बार फिर से हम थोड़ा सा दोबारा समझने की कोशिश करते हैं पर्सनैलिटी क्या कैसे किसे कहते हैं। अगर हम आपसे बात करें तो आपके कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, थॉट प्रोसेस होगी, इमोशंस होंगे, बिहेवियर करने का जो आपका जो एक तरीका होता है ना, एक थॉट पैटर्न होता है। आप लोगों ने कभी ये इमेजिनेशन भी किया होगा, नहीं यार वो ना ऐसा नहीं करेगा, ऐसी सर्कमस्टांसिस में वो तो ऐसा इस एग्ज़ाम को तो पास कर ही देगा, आपको उसका पता है कि, है ना। हम आप लोगों ने ऐसा ऑब्जर्व किया होगा अपने फ्रेंड सर्कल में हम क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स के बारे में हम क्या करते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं कि वो उसका इतना रूड बिहेवियर नहीं है, या वो काफ़ी पोलाइट नेचर का है, या फिर वो काफ़ी टॉकेटिव है, तो उसके आसानी से फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो वो ये सभी क्या है, एक यूनिक थॉट पैटर्न, बिहेवियर, इमोशंस, फीलिंग, हम ये कहेंगे उसका अपनी सोसाइटी में इंटरेक्शन करने का तरीका, कैसे वो इंटरेक्ट करता है, कैसे वो बिहेव करता है, अपने अराउंड में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे डील करने का उनका तरीका, सिंपली ये सभी छोटे छोटे उनके ट्रेट्स हम कहेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हम कहेंगे, ये सभी हेल्प करते हैं एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को बनाने के लिए, जिसे हम उसको पर्सनैलिटी से आइडेंटिफाई करते हैं कि ये इस पर्सनैलिटी का है। ये काफ़ी हंसमुख बंदा है, हमेशा हंसता रहता है ना। वो काफ़ी सैड बंदा है, वो हमेशा दुखी दुखी रहता है ना। या फिर वो काफ़ी टॉकेटिव है, हम ऐसा कह सकते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट है। तो हमें कैसे पता चलता है, हमें उनके कैरेक्टरिस्टिक्स से पता चलता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वो अपनी पर्सनैलिटी में क्या करते हैं, अपने बिहेवियर में शो करते हैं, जिससे हम उसकी पर्सनैलिटी का एस्टिमेट लगाते हैं। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट द मीन ऑफ पर्सनैलिटी इज। अंडरस्टैंड। सो पर्सनैलिटी को अब आप यहाँ से पढ़ेंगे, बिल्कुल ईजी है, जितना मैंने समझाया बिल्कुल वैसा का वैसा आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है, जो मेन जो फोकस है वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पे है। अब ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर किसे कहेंगे। अब आपने देखा कि वो टॉकेटिव इन नेचर है, वो बहुत ज़्यादा बात करता है, वो हंसमुख बंदा है, वो हमेशा हंसी खुशी में रहता है, या वो काफ़ी सैड है, समझ रहे हैं। लेकिन जैसे ही किसी इवेंट की वजह से, किसी ट्रामा की वजह से कोई ऐसी इवेंट उसकी लाइफ में हो जाती है जिसकी वजह से उसकी पर्सनैलिटी के जो पर्टिकुलर यूनिक ट्रेट जो उसे औरों से अलग करते हैं, जिसे आप पर्सनैलिटी कहते थे, उसमें क्या देखने को मिला, आपको चेंज देखने को मिला। अब चेंज देखने को मिला, उस चेंज को हम क्या कहेंगे, डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। कि उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग जैसे हम उसे एक्सेप्ट कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, उससे वो अलग क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है, अपने इमोशंस को शो कर रहा है, तो वो हम कहेंगे उसके पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू और देता हूँ कि यहाँ पर ना एक गुच्छे दे दिए गए हैं जिनको आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। गुच्छे मीन्स क्लस्टर, ठीक है। अब देखिए ये जो क्लस्टर आपको देखने को मिलेंगे, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी, इसी में सारा चैप्टर कंप्लीट कवर होगा। हम कोशिश करेंगे वीडियो को छोटा से छोटा रखें, लेकिन ये मुझे पता है कि वीडियो लंबी होने वाली है, ठीक है, क्योंकि हमें सारे डिफाइन भी करने होंगे। पैरानॉइड, सिजोइड, सिजोटेपल, ये सभी क्लस्टर ए में आते हैं। क्लस्टर बी में एंटाई सोशल, बॉर्डर लाइन, हिस्टोरिनिक और नार्किसिस्ट क्लस्टर बी में आते हैं। क्लस्टर सी की बात करें तो अवॉइडेंट, डिपेंडेंट एंड ओबसेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये सभी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं। जो क्लस्टर ए है इसमें ओड और एसेंट्रिक बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, आप कह सकते हैं एसेंट्रिक डिसऑर्डर, ठीक है। यहाँ पर आपको जो मेन फोकस रहेगा, यहाँ पे ड्रामेटिक, इमोशनल, एरेटिक डिसऑर्डर, और यहाँ पर एंशियस और फियरफुल डिसऑर्डर। इनसे आपको ना थोड़ा थोड़ा आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनमें क्या क्या होने वाला है, आप एस्टिमेट लगा सकते हैं। कंप्लीट भी हम इनको भी डिफाइन करेंगे, इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। आपको समझ तो आ गया होगा कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता क्या है। सो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज ए मेंटल हेल्थ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय परवेसिव इन्फ्लेक्सिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर, थॉट,
इनर एक्सपीरियंस दैट डेविएट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम कल्चरल एक्सपेक्टेशंस, जो उसकी कल्चरल एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनसे अलग जब वो बिहेव करना शुरू कर दे, दैट मीन्स पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वहाँ पे डेवलप हो गए हैं। सिंपली अंडरस्टैंड। सो दीज पैटर्न आर टिपिकली एविडेंट इन एडोलसेंस, ये एडोलसेंस में देखने को मिलेंगे, अर्ली अडल्टहुड में, जिसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रेस होगा लाइफ में, है ना, ऑक्यूपेशनल अदर इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग, जो भी उसकी डेली लाइफ फंक्शनिंग है वो अफेक्ट होगी ही होगी। अब ये कैसा क्या क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, अब टॉकेटिव पर्सन है, नंबर ऑफ फ्रेंड्स वो दिन प्रतिदिन अपने जो दोस्तों में इंक्रीमेंट हो रहा है, भी आज उसके 4 दोस्त से, जहाँ भी जाते हैं दोस्त बनते जाते हैं, लेकिन सडनली कुछ ऐसा इवेंट हुआ कि वो अपने फेवरेट एग्ज़ाम में फेल हो गया, ऐसा हो सकता है, ठीक है, या फिर उसकी किसी लव्ड वन की डेथ हो जाए, ठीक है, या फिर उसका किसी के साथ रिलेशनशिप हो जाए, वो ब्रेकअप हो जाए वहाँ से, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो किसी से बात नहीं करेगा, सॉलिट्यूड नेचर शो करेगा, या फिर वो अकेला रहेगा, है ना, एवरी टाइम वो हमेशा ना सैड फील करेगा, किसी से हंसना नहीं, बोलना नहीं, तो उसकी पर्सनैलिटी में आपको क्या देखने को मिलेगा, चेंजेस देखने को मिलेंगे, उसकी डेली रूटीन्स में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे, उसी लिए हम क्या कह देते हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो अब इन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को हम क्या करें, आइडेंटिफाई करते हैं, समझते हैं। जब आप इनको कंप्लीट, अगर मैं एकदम इनको शुरू कर दूं ना, तो आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न देखने को मिला, कुछ सिम्टम आपको पैरानोइड के, सिजोइड के, सिजोटिपल में देखने को मिलेंगे, या फिर मैं कहूँ एंटाई सोशल बिहेवियर के, नहीं, इसके जो बॉर्डर लाइन बिहेवियर नार्किसिज्म में कुछ 1-2 पॉइंट आपको देखने को मिल सकते हैं, तो उसमें आप कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा ही होगा। इस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए मैंने क्या किया यहाँ पर कन्फ्यूज़न से बचने के लिए मैंने 1 लाइन में इनको डिफाइन करके दिखाया सबसे पहले, ताकि आप इनमें ना कोरिलेशन निकाल पाएँ, इनमें छोटा छोटा डिफरेंस देख पाएँ कि क्या इनमें मेन डिफरेंस है। सबसे पहले हम वो स्टडी करते हैं। अब पैरानोइड आ जाती है ओडोरेसेंटिक डिसऑर्डर में, हमारा ये कौन सा है, क्लस्टर ए, ये भी हम साथ के साथ देखते चलेंगे, क्लस्टर ए 3 है ये हमारे डिसऑर्डर जो क्लस्टर ए में आते हैं। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि आप क्लस्टर ए के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को डिफाइन कीजिए, आपको पैरानोइड, सिजोइड, सिजोटिपल तीनों को वहाँ पर जो एक्सप्लेन करना होगा, राइट करना होगा एग्जाम में, या क्लस्टर बी से आ जाए, या क्लस्टर सी से आ जाए, या फिर कंबाइन क्लस्टर ए बी सी से आ जाए, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, तो आपको एक ही क्लस्टर से एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, और सेपरेटली भी आपसे पूछा जा सकता है कि पैरानोइड को डिफाइन कीजिए, सिजोइड को डिफाइन कीजिए, सिजोटिपल को डिफाइन कीजिए, इस तरह से भी आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सो पैरानोइड पर्सनैलिटी 1 लाइन हम इसको डिफाइन करने हैं, तो कैसे करेंगे, डिस्ट्रस्ट, सस्पिशंस ऑफ अदर, बिलीविंग दैट अदर आर आउट टू हार्म और एक्सप्लॉइट देम। जो पर्सन पैरानोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है, उसको क्या लगेगा, वो दूसरों पर विश्वास नहीं कर सकता, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, ठीक है, उसको ये लगेगा कि दूसरे उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 1 लाइन में आप डिफाइन कर सकते हैं, ब्रीफली भी हम डिस्कस करेंगे, पहले 1 लाइन कर लेते इसको। सिजोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर किसे कहेंगे, अब देखिए पैरानोइड में पता चल गया कि वो दूसरों पर भरोसा नहीं करता, उसे ना दूसरों पर डाउट होता है, और वो उसे लगता है कि दूसरे उसे हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सिजोइड पर्सनैलिटी में क्या होगा कि सोशल रिलेशनशिप में उसका इंटरेस्ट कम होगा। अब आप यहाँ सिजोइड और सिजोटिपल में कंफ्यूज हो सकते हैं, इसमें क्या होगा कि आपका रिलेशनशिप सोसाइटी में कम होगा, आपकी जो इमोशनल एक्सप्रेशन है उसकी रेंज बिल्कुल थोड़ी होगी, समझ रहे हैं। इनडिफरेंस टू प्रेज और क्रिटिसिज्म, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आपकी प्रेज की जा रही है, आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। इनडिफरेंस मीन्स आप जो उदास हैं एक किस्म से, नो रिएक्शन, यू कैन से दैट। सो सिजोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में आपको समझ में आया क्या हो रहा है, और सिजोटिपल में क्या होगा कि एक ओड एसेंट्रिक बिहेवियर शो करेंगे आप। अब ये कैसा कि आपका जो सोसाइटी, जो ये मैंने बताया ना रिलेशनशिप, यहाँ पर भी सोशल आइसोलेशन मीन्स लैक ऑफ सोशल रिलेशनशिप, अंडरस्टैंड। यहाँ पर सोशल आइसोलेशन के साथ क्या होगा, आप सोसाइटी के बारे में वहाँ पर जो बिहेवियर शो करेंगे वो ओड बिहेवियर शो करेंगे, असेंट्रिक बिहेवियर शो करेंगे, किसके साथ, सोशल आइसोलेशन के साथ। यहाँ पर सिंपल सोशल रिलेशनशिप में कमी इंटरेस्ट नहीं था आपका, लेकिन यहाँ पर आप है जो ओड और इसेंट्रिक बिहेवियर भी शो करेंगे। ये मेन डिफरेंस है सिजोइड और सिजोटिपल में, समझ रहे हैं। सोशल कॉग्निशन इम्पेयरमेंट भी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, समझ गए। अब बात आती है क्लस्टर बी पर, एंटाई सोशल बिहेवियर। ये हमारा शुरू हो जाता है क्लस्टर बी, एंटाई सोशल बिहेवियर, यहाँ तक नार्किसिस तक आता है, ठीक है।
एंटाई सोशल बिहेवियर में क्या होता है कि आप सोसाइटी के अगेंस्ट कोई बिहेवियर शो कर रहे हैं। सिंपल अगर मैं बात बताना या समझाना चाहूँ, जैसे कि आपने रेड लाइट ब्रेक कर दी है ना, या रेड लाइट जंप कर दी, मैं कहूँ तो डिसरिगार्ड फॉर द राइट्स एंड फीलिंग्स ऑफ अदर। आप दूसरों का ज़रा सी भी इज्जत आप दूसरों की नहीं करते, झूठ बोलना, मैनिपुलेट करना चीज़ों को, रिमोर्स और गिल्ट का ना होना, आप दूसरों के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं और आप सॉरी तक नहीं उनको कहेंगे, तो ये किस कैटेगरी में आता है? एंटाई सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में। आपने काफ़ी ऐसे स्टूडेंट देखे होंगे जो दूसरों के साथ मिसबिहेव करते हैं, डोमिनेंट बिहेवियर शो करते हैं, लेकिन उनमें ज़रा सा भी क्या होता है, गिल्ट नहीं होता, या फिर ज़रा सा भी सेम उनको नहीं लगता कि नहीं यार मुझे ना इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो एंटाई सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को आप ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पर मेरा मोटिव है किसी को हर्ट करना नहीं है, सिर्फ मैं जो एग्जांपल दूंगा वो सिर्फ आप समझना, थोड़ा एंजॉय करना, एंटरटेन करने के लिए मैं कुछ एग्जांपल ज़रूर दूंगा आपको, ताकि आप बोर ना हो और आपको आसानी से समझ आ जाए, कुछ कन्फ्यूज़न ना इनमें रहे। तो एंटाई सोशल बिहेवियर समझ गई, किसी को हर्ट करना, ठीक है, और फिर उससे सॉरी ना कहना। मैं पहले ही आपको सॉरी कह चुका हूँ ना। तो एंटाई सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आप समझ गए। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या कहता है कि आप कौन सा इमोशनल अनस्टेबिलिटी शो करते हैं। मूड स्विंग आपकी आसानी से हो जाएंगे। आसानी से मीन्स कभी खुशी कभी गम वाली फीलिंग आएगी आपको, ठीक है। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, कभी आप नीचे होंगे आसमां आपके ऊपर होगा, मीन्स प्रॉब्लम्स आपके ऊपर होंगी, तो आपको पता भी नहीं, अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर शो करेंगे, किसी को कुछ भी नहीं पता। अगर आपने आपके फैमिली मेम्बर्स में कभी किसी को ऐसा देखा हो कि मान लीजिए आपने पानी का गिलास उनको दिया, तब तक वो हैप्पी, ठीक है बेटा क्या चाहिए, बेटा क्या चाहिए, ऐसे आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप पानी का गिलास है जो चाय लेके आए, तब तक उनका मूड खराब हो गया, अग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहे हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो, इसमें मीठा नहीं है, इसमें पानी कम है, इसमें दूध कम है, इस तरह की बातें आपसे बोल रहे हैं। तो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या होता है, इमोशनल अनस्टेबिलिटी आपको शो होगी, इम्पल्सिविटी वहां पर शो होगी, इंटेंस और अनस्टेबल रिलेशनशिप, उनकी जो रिलेशनशिप भी बहुत कम होती है। अब जितने ज़्यादा मूड स्विंग्स होंगे, अगर आप देखेंगे हस्बैंड वाइफ या फिर पेरेंट्स और बच्चों में, अगर आप देख रहे हैं किसी के अंदर मूड स्विंग बार बार हो रहा है, समझ रहे हैं, ज़्यादातर हम हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल लेते हैं। रिलेशनशिप ना, पता है आज का टाइम क्या हो रहा है कि रिलेशनशिप, देखिए कोई भी रिलेशनशिप हो सकती है, वो फ्रेंडशिप की हो सकती है, लेकिन जब भी कोई रिलेशनशिप की बात करता है वो बॉयज़ एंड गर्ल, मतलब एज ए हस्बैंड वाइफ देखते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड देखते हैं, पर्सपेक्टिव ही ऐसा बन गया है, समझ रहे। इसीलिए मैंने ये हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल लिया कि इनमें अगर मूड स्विंग्स वाली ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो उनकी रिलेशनशिप अनस्टेबल होगी, डाइवोर्स होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स और बच्चों में भी किसी का मूड स्विंग बार बार हो रहा है, या हम कहीं अप एंड लो उनके मूड में आपको देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पर बच्चे उनसे अलग होना शुरू कर देते हैं कि हाँ अब हम उनकी बात नहीं सुनेंगे या बात नहीं मानेंगे, तो ऐसे रिलेशनशिप है जो अनस्टेबल हो जाती है, समझ रहे हैं। हिस्टोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या कहती हैं, एक्सेसिव अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। अब आपकी क्लास में कोई ऐसे बॉयज़ एंड गर्ल्स आपने देखे होंगे कि जो ज़्यादा, अगर मैं लड़कों की बात करूँ तो क्या होती है, अगर पास में कोई लड़की बैठी है या कोई और लड़की बैठी है सुंदर सी हम कहें, तो क्या करेंगे, बड़ा चढ़ाकर बातें करेंगे। शेयर मार्केट में बैठे हैं तो भाई आज मेरा 10 लाख का नुकसान हो गया, या फिर कहेंगे यार मैंने तो ना आज 5 लाख का प्रॉफिट बुक किया। ऐसे मोबाइल फ़ोन पे बात करना शुरू कर देता। आपने एक रील भी देखी होगी यूट्यूब पर कि अजय देवगन बैठे होते हैं, एक एक्ट्रेस होती है और एक और बंदा होता है यार उनके साथ, तो वो क्या करता है, उस एक्ट्रेस के आते ही कि यार आज तो फ्लाइट लेट होगी, मेरा तो प्राइवेट जेट है, ऐसे है वैसे है, तो वो क्या करता है, वो हिस्टोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब ये कंपल्सरी नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, कभी आप ये ब्लेम करें कि उनको ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया है। तो वो क्या करे, एक अटेंशन सीकिंग है कि वहाँ पर एक अटेंशन गेन करने के लिए कि हाँ ये मुझे देखे, मुझे नोटिस करे। काफ़ी बॉयज़ ऐसा करते हैं, है ना, कि उनकी जीएफ है जो उन्हें नोटिस करे, कि अच्छी ड्रेसिंग सेंस या कुछ ऐसा, कोई भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना यार, जिससे हम क्या करें, सामने वाले को अपने ऊपर है जो फोकस करने के लिए मजबूर करें। कैरेक्टराइज बाय थिएट्रिकली, कि आप ड्रामा कर रहे हैं, यार आउट हो गया यार, मैं आउट हो गया, या फिर आप अभी मैच देख रहे हैं मान लीजिए, तो यार विराट कोहली ने तो एक गलत कर दिया। ज़्यादा ओवर एक्टिंग आप कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ताकि आप सामने वाले से क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके, या उस पर थोड़ा सा इम्प्रेशन डाल सके। सिंपली अगर मैं कहूँ तो इमोशनल इंटेंसिटी आप शो करेंगे, ठीक है। समझ गए होंगे हिस्टोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। बॉर्डर लाइन भी आप समझ गए होंगे, वहाँ पर थोड़ा मूड स्विंग चलता है, यहाँ पर आप अटेंशन सीकर बन रहे हैं कि हाँ वो मुझे नोट करे।
लड़कियों में भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि बॉयज़ में, मैं लड़कियों की भी बताता हूँ। कुछ लड़कियाँ मान लीजिए अपने बालों में उंगलियाँ डालती हैं ना, ऐसे ऐसे घुमाती हैं, मैंने देखा है कई जगह। तो वो क्या करते हैं, ऐसा भी होता है, या फिर वो बार बार स्माइल पास करना किसी की तरफ देख कर ताकि उनको अटेंशन मिले, या ज़ोर ज़ोर से बातें करना, आज मम्मी ने ये बोला, आज पापा ने ये बोला। तो इस तरह की बातें भी आप लोग देख सकते हैं, है ना। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ, सिर्फ आपको एंटरटेन करने के लिए और आपको समझाने के लिए। नार्किसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बात करते हैं। नार्किसिस्ट किसे कहेंगे? देखिए, मैं खुदा हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, मैं जहाँ हूँ। अब जो ये मैं वाली फीलिंग है ना, कि हर जगह ये मैंने किया, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ, तुम मुझे नहीं जानते, मेरे चाचा कौन है, मेरे चाचा विधायक हैं। तो ये जो मैं वाली फीलिंग है, नार्किसिस्ट पर्सनैलिटी को शो कर रही है। समझ रहे हैं? इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस, खुद की इंपॉर्टेंस को इतना एग्जैगरेट करके बताना कि पता नहीं मैं क्या हूँ। समझ रहे हैं? एडमायरेशन की आवश्यकता उन्हें पड़ती है, बार बार उन्होंने आदत सी हो जाती है, यार तुम तो बड़े कमाल हो। वो कहेगा अरे यार मैं तो बस पूछो मत, मुझे तो ए लैक ऑफ एम्पैथी फॉर अदर्स। दूसरों के लिए एम्पैथी तो ज़रा सी होती नहीं, क्योंकि भाई सब कुछ मैं हो रहा है। तो बस आपको समझ जाइए, अब थोड़ा सा आप भी अंडरस्टैंड कीजिए इन चीज़ों को कि नार्किसिस्ट पर्सनैलिटी, शायद आपके घर में कोई हो ऐसा पर्सन, या शायद आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा पर्सन हो कि बस जो ये कहता हो कि यार मैं कर दूंगा, या मैं संभाल लूँगा, तेरा भाई है ना। इस तरह की चीज़ें आप समझ सकते हैं, जिसमें खुद की इम्पोर्टेंस पर ज़्यादा जो फोकस किया जा रहा है। नेक्स्ट आती है हमारी टाइप सी, जो थर्ड हमारा क्लस्टर आता है, अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अभी अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को आप समझिए, आप चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। आप क्लोज रिलेशनशिप को अवॉइड कर रहे हैं, सोशल इंटरेक्शंस को आप अवॉइड कर रहे हैं, एक्सट्रीम शाइनेस बिहेवियर शो कर रहे हैं, आप सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, लोगों से मिलना आपको पसंद नहीं, आपके फ्रेंड सर्कल काफ़ी थोड़ा है। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, कि आपको अगर किसी से बात करनी पड़ जाए तो आप बच रहे हैं कि नहीं यार तुम कर लो यार, नहीं यार तुम कर लो यार, अपने दूसरे दोस्तों को बात करने के लिए, ठीक है। उनका एक या दो दोस्त है, बाकी से वो बात करते ही नहीं है। तो मे भी पॉसिबिलिटी की अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की कैटेगरी में उसको डाल सकते हैं। यहाँ पर जो एक मेन टर्म है जो आपको समझनी है, सोशल इनहिबिशन। एक सोशल फैसिलेशन होता है, फैसिलिटेशन आप बोल सकते हैं। फैसिलिटेशन में क्या होता है, सोशल, जब आपको ये पता लग जाए कि आपको कोई नोट कर रहा है, आपके जो एक्टिविटी में, आपके जो टास्क में, आपकी परफॉर्मेंस में क्या होगा, वहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। सोशल इनिबिशन क्या कहता है कि आप आगे बिहेवियर शो नहीं करें। शायद आपको ये डर है कि वो मुझे जज करेगा, शायद आपको ये डर है कि मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा या मुझे रिजेक्ट कर देगा। समझ रहे हैं? तो ये सभी चीज़ें अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की कैटेगरी में डाल दी जाएंगी। डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर किसे कहेंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। काफ़ी फ्रेंड्स में ऐसा देखा जाता है कि वो एक दूसरे पर इतने डिपेंड हो जाते हैं, या कोई आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन आ जाता है कि वो हर एक डिसीज़न, यार मुझे ना ये चीज़ करनी है, या मुझे शेव करनी है, मैं करवा लूँ आज, है ना। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। डिपेंडेंट पर्सनैलिटी मीन्स आप एक छोटी चीज़ के लिए भी अपने दोस्तों से या किसी एक पर्सन पर इतना डिपेंड है कि वो आपको बताएगा कि आपको कुछ करना है या नहीं करना। डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, एक्सेसिव नीड फॉर अटेंशन एंड अप्रूवल रिजल्टिंग इन सबमिसिव एंड क्लिंगी बिहेवियर। मतलब क्लिंगी मीन्स यहाँ पर चिपकू टाइप का, कि यार ऐसा हो गया अब क्या करूं, ऐसा हो गया अब क्या करूं, ऐसा हो गया। इंडिपेंडेंटली सेल्फ डिसीजन नहीं कोई ले पा रहा। समझ रहे हैं? वो डिपेंडेंट बिहेवियर शो कर रहा है, सबमिसिव बिहेवियर शो कर रहा है, दूसरों पर डिपेंड है ज़्यादा। तो डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वहाँ पर आ जाता है। ओबेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर किसे कहेंगे? ऑर्डरलीनेस, परफेक्शनिज्म इतना है, कंट्रोल लीडिंग टू इनफ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडिटी, कि नहीं आप इस जो हमारी जो बेडशीट होती है उसको बिल्कुल सही करो, इस पर सिलवटें डली हुई हैं, इसको बिल्कुल सीधा करो। हमारे जो पिलो कवर हैं इनको अच्छी तरह सेम होने चाहिए, अलग नहीं होने चाहिए। या अपने शूज़ और जो शर्ट का कलर सेम होना चाहिए। परफेक्टली ऑर्डरलीनेस, परफेक्शनिज्म जो शो करे, नहीं आपके आज हेयर स्टाइल ऐसा होना चाहिए, बस ऐसा होना चाहिए तो ऐसा ही होना चाहिए। या कंट्रोल वो चाहते हैं दूसरों पर। समझ रहे हैं? इनफ्लेक्सिबिलिटी या रिजिडिटी शो करे। तो ओबेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस। ये मैंने एक लाइन में ऐसा लिखने की कोशिश की ताकि आपको समझ आ जाए। अगर आप एक ही जगह इनको कंपेयर करने की कोशिश करें या समझने की कोशिश करें तो आपको आसानी से समझ आ जाए। अब आपको भाई इतना समझाने के बाद मुझे लगता है नीचे को समझाने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी हम इनमें से कुछ नहीं बल्कि सभी करने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, इनमें से मैं एक को छोड़ दूंगा, वो आप मुझे बताएंगे, क्योंकि अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो मुझे भी तो पता चले आप वीडियो देख रहे हैं। सो पैरानॉइड पर्सनैलिटी पर की बात करते हैं। अब इसको कैसे कैटेगराइज की जाएगी, काफ़ी सेम नोट आप मतलब लैंग्वेज देखने को मिलेगी, ज़्यादा आपको माइंड पर अपने लोड लेने की ज़रूरत नहीं होगी। सो पैरानॉइड पर्सनैलिटी, इनको इनके फर्स्ट कैपिटल अक्षर से आप है जो इनका एक्रोनिम बना सकते हैं, PPD, समझे, पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये मेंटल हेल्थ कंडीशन है, ये सभी मेंटल हेल्थ कंडीशन रहेंगी फर्स्ट थिंग, ठीक है। इसको कैसे कैटेगराइज किया जाएगा कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, डिस्ट्रस्ट शो करेंगे, सस्पिशन ऑफ अदर, दूसरों पर डाउट करना, ठीक है, ट्राइंग टू हार्म और एक्सप्लॉइट देम, आपको ऐसा फील होगा कि कोई ना कोई ये ना मुझे हार्म करने की कोशिश करेगा, मुझे चोट पहुंचा देगा, ठीक है। या फिर क्या करेंगे, उनको ये लगता है कि यार ये ना मुझे नोट कर रहा है, ये मुझे फॉलो कर रहा है, या मुझे देख रहा है, काफ़ी देर से मुझे घूर रहा है, ठीक है। टॉक्ड अबाउट द बिहाइंड देयर बैक्स, आपको लगेगा, आपको नहीं बल्कि जिन लोगों को ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कैटेगरी में जो आते हैं उनको लगेगा कि ये मेरे ना पीछे से बात करते हैं, है ना, उनको ऐसा फील होता है। या दूसरों पर हमला कर देना, हम ये कह सकते हैं, दूसरों को ये बिलीव करना कि यार ये ना मुझको कोई ना नुकसान पहुंचाएंगे, तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब देखिए ऐसे ही हर एक में मैंने क्या लिखा है, इनको कैसे कैरेक्टराइज किया जाएगा, ठीक है, उनके सभी के सिम्टम लिखे हैं। तो अब मैं ये सभी पढ़ के बताऊं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, हालांकि मैंने समझा दिया फिर भी मैं आपको बता देता हूं। डिस्ट्रस्ट, सस्पिशन ऑफ अदर, अनरियलिस्टिक फियर, बिना बात का डर, समझ रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि वो मुझे ना चोट पहुंचा देगा, ये सामने से गाड़ी आ रही है, अरे यार ये तो मुझे ही कुचल के भाग जाएगी, है ना। सोशल आइसोलेशन वहाँ पर शो करेंगे। अब अनरियलिस्टिक फियर शो करेगा, दूसरों पर डाउट करेगा, भरोसा नहीं करेगा, तो ऑब्वियस है वो सोशल सॉलिट्यूड बिहेवियर शो करेगा, दूसरों से उसको मिलना इतना पसंद नहीं होगा, सिंपली हम कह सकते हैं सोशल इंटरेक्शन नहीं करेगा, सोशल एक्टिविटीज़ में भाग नहीं लेगा, है ना। होस्टाइल और एंगर बिहेवियर, अब होस्टाइल बिहेवियर भी शो करेगा और एंगरनेस भी शो करेगा भाई, है ना, ये तो कॉमन है। एक दो पॉइंट आप रीड करेंगे उसके बाद आपको समझ आएगा ये तो ऑब्वियस है यार, है ना। तो डिफिकल्टी मेंटेनिंग रिलेशनशिप। अब आप ये बताएं मुझे, अगर आप पर कोई डाउट कर रहा है तो आप क्या उससे रिलेशनशिप रखना पसंद करेंगे? मुझे तो नहीं लगता अगर आप ऐसा करना चाहेंगे, है ना। तो क्योंकि जब आप पर कोई डाउट कर रहा है, उसको लगता है कि आप उसे नुकसान पहुंचा देंगे, तो आप कहेंगे यार इससे अच्छा है तो मैं उसे छोड़ ही दूँ, क्या ज़रूरी है मुझे इसके साथ रहना। तो उनकी रिलेशनशिप भी बहुत ही कम चलती है सिंपली। अब आती है बात सिजोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की, SPD। इसको कैसे कैटेगराइज किया जाता है कि डिटैचमेंट फ्रॉम सोशल रिलेशनशिप, रेस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन, कि वो अपने इमोशंस को इतनी अच्छी तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाते सोशल एक्टिविटीज़ में या इन फ्रंट ऑफ अदर, सिंपली अगर हम कहें उनके फ्रेंड्स के सामने, स्ट्रेंजर के सामने, फैमिली मेम्बर के सामने। सो लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सोशल रिलेशनशिप, सिंपली कि उनका रिलेशनशिप कहेंगे सोशल, अगर वो सॉलिट्यूड बिहेवियर शो करे, किसी से मिलना नहीं चाहते, तो रिलेशनशिप ऑब्वियस है नहीं होगी उनकी, है ना। ज़्यादातर टाइम वो अकेला ही अपना स्पेंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन may seem cold or indifferent and they may have difficult expressing their own emotions। वो अपने इमोशंस को दूसरों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अगर उनको कोई बात बता रहा है, कोई समझा रहा है, तो वो क्या बिल्कुल इनडिफरेंट बिहेवियर शो करेंगे, उदासीन बिहेवियर कहेंगे, कि भी नो रिएक्शन वाला फीलिंग, है ना, कि यार ये इसको तो बताने का कोई बात ही नहीं। आप कह रहे हो यार आज इंडिया जीत गई, आज ऑस्ट्रेलिया हार गई, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो इसमें थोड़ा कोई मज़ा थोड़ी आएगा उससे बात करते हुए, है ना। सो फेशियल एक्सप्रेशन उसके कुछ नहीं है, टोन ऑफ वॉइस आर लैकिंग इन इमोशन, कुछ बात है ही नहीं कि वो कहेगा मैंने UPSC का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। अब इसमें तो कोई बड़ी बात आपको भी नहीं लग रही होगी अगर ऐसा कोई बात कहे तो मैंने UPSC का एग्ज़ाम क्लियर। अगर किसी का आज रिजल्ट आया और वो ऐसे बात कर रहा है तो आपको मज़ा नहीं आएगा, लेकिन ऐसा कहे अरे यार आज इंडिया जीत गई तो चलो आज पार्टी करते हैं, इस तरह की बातें क्या होगी, इमोशन, फुल ऑफ इमोशन हम कहेंगे इनको। फैंटेसी बेस्ड, अब बंदा अकेला रह रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा, अपने इमोशंस दूसरों को नहीं बता रहा, तो सीधी सी बात है वो कहीं ना कहीं तो क्या करेगा, अपनी उधेड़-बुन शुरू करेगा, अपनी ख्याली पुलाव बनाएगा, खिचड़ी तो कहीं पकाएगा। तो फैंटेसी बेस्ड लाइफ ज़्यादा होती है, डे ड्रीमिंग, है ना। एसेंट्रिक बिहेवियर शो करेगा, पुअर सोशल स्किल्स, जब किसी से बात नहीं करेगा तो सोशल स्किल वहाँ पर पुअर होंगी। सिजोटिपल में क्या होता है कि पैटर्न ऑफ ऑड बिहेवियर, एसेंट्रिक बिहेवियर, मैजिकल थिंकिंग, अनयूजुअल बिलीव्स। अनयूजुअल बिलीव समझ रहे हैं, असाधारण बिलीव्स,
मैजिकल थिंकिंग कि कोई चमत्कार हो जाए, है ना, इस तरह की चीज़ें तो बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, डिफरेंस भी मैंने बता दिया है। अब देखिए मैजिकल थिंकिंग में क्या है, उनको ये लगता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ ना इससे सारा संसार अफेक्ट हो जाएगा। कई बार आपको भी लगता होगा कि मैं तो बिल्कुल यूनिक हूँ, अगर मैं ऐसा कर दूँ तो दुनिया बदल जाएगी। भाई कुछ भी नहीं होने वाला, आप अपने आप के अंदर चेंज लेके आइए, वो काफ़ी है, सफिशियंट है, इनफ, ठीक है। रेस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ इमोशंस, अपने इमोशंस को अच्छी तरह एक्सप्रेस ना कर पाना, या फिर अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो तरीका ना मिलना जिससे आप सामने वाले को समझा सके, समझ रहे हैं। तो ये काफ़ी सिंपल है। सोशल आइसोलेशन, पुअर सोशल स्किल्स, तो आपको ये खुद रीड करना है, ठीक है। एंटाई सोशल बिहेवियर पर चलते हैं, जिनको साइकोपैथी और सोशियोपैथी भी कहा जाता है। इनको कैटेगराइज किसे किया जाएगा, डिसरिगार्ड फॉर वायलेशन ऑफ अदर्स राइट, कि आप दूसरों की इज्जत ज़रा सी भी नहीं करते, समझ रहे हैं कैसे, कि आप क्या करेंगे, दूसरों को डोमिनेट बिहेवियर शो कर रहे हैं, या दूसरों का मजाक उड़ा रहे हैं, या फिर जो उनके राइट्स हैं उनकी वायलेशन वहाँ पर शो कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आप रेड लाइट जंप कर रहे हैं अपनी कार के साथ, ठीक है। मैनिपुलेटिव बिहेवियर में आप एंगेज हो रहे हैं, डिसीटफुल, रेकलेस बिहेवियर मीन्स आप हमेशा लापरवाही शो कर रहे हैं, ठीक है। सो ये सभी क्या है, एंटाई सोशल बिहेवियर। आपको ज़रा से भी गिल्ट नहीं है, आप ज़रा से भी पछतावा नहीं करते कि नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए था, उसके साथ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपके पास ज़रा से भी आपके चेहरे पर शिकन नहीं होती कि भाई नहीं मैंने गलत किया, ऐसा कुछ होता ही नहीं। भाई आप सॉरी तो किसी को कह ही नहीं सकते, ठीक है। तो वही पॉइंट है, डिसरिगार्ड, वायलेशन ऑफ अदर राइट्स, लैक ऑफ एम्पैथी। एम्पैथी का ना होना मीन्स आप दूसरों के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पा रहे हैं, सिंपली, समझ रहे हैं। एम्पैथी में हम क्या करते हैं, अगर आपके अंदर एम्पैथी है तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द व्यू पॉइंट ऑफ अदर। हम कहते हैं कि आप दूसरों के जूते डाल लो, मतलब जूते डालना मीन्स आप उसकी जगह खड़े होकर उसके पर्सपेक्टिव से, उसके व्यू पॉइंट से आप जो उसकी लाइफ को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उन प्रॉब्लम्स को समझ पा रहे हैं जिनको वो रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहा है, सिंपली। सो रिमोर्स, इम्पल्सिव एंड रिस्क टेकिंग बिहेवियर, एग्रेशन एंड हॉस्टाइल बिहेवियर। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि हम किसी की इज्जत कर ही नहीं रहे तो हमारे एग्रेशन भी होगा, हॉस्टाइल बिहेवियर भी शो करेंगे। रिस्क टेकिंग बिहेवियर में हम काफ़ी इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है, जब तो हम पछतावा नहीं करते हैं ना। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी पर चलें। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी को कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है, भाई इंटेंस अनस्टेबल इमोशन, इम्पल्सिव बिहेवियर, पैटर्न ऑफ अनस्टेबल रिलेशनशिप। पीपल विद बीपीडी ऑफन एक्सपीरियंस एक्सट्रीम मूड स्विंग, जैसा कि मैंने बताया, फीलिंग ऑफ एम्पटीनेस, फीलिंग ऑफ अबंडनमेंट। तो इंटेंस एंड अनस्टेबल फीलिंग में क्या कहेंगे, जैसे कि एंगर, सैडनेस, फियर, जॉय। आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्राइमरी कैटेगरी में अगर हम बात करें ना, तो आप गुस्सा और खुशी इन दो को डाल लीजिए, या आजकल स्ट्रेस, एंजाइटी ये भी आने लगी हैं, या मूड स्विंग में आप फियर भी इसमें डाल सकते हैं, है ना। तो ये सभी सबसे इंपॉर्टेंट ना गुस्सा होता है। अगर हम प्राइमरी कैटेगरी में किसी इमोशन को डालें तो गुस्सा आ जाना किसी को जल्दी से, तो इंटेंस, बिल्कुल जल्दी से छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना, तो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में हम उसको डाल सकते हैं। या मूड स्विंग्स मीन्स अभी जस्ट 1 मिनट पहले कोई अच्छी तरह बात कर रहा था, जैसे ही आप कुछ करके आया, कोई भी छोटा मोटा काम करके आया, किसी दूसरे से बात की या एक फ़ोन कॉल उठाया, इतनी ही देर में क्या हो रहा है, उसको इतना गुस्सा आ जाता है भाई, तो वो इंटेंस अनस्टेबल इमोशनल बिहेवियर शो कर रहा है। इम्पल्सिव बिहेवियर शो करना, सच एज सब्सटेंस अब्यूज, रेकलेस ड्राइविंग करना, अनसेफ सेक्स। दे मे ऑल्सो एक्ट विदाउट थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शंस। अब ये जो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में जो लोग होते हैं, वो अपने कॉन्सिक्वेंसेज, जो वो टास्क कर रहे हैं, जो बिहेवियर शो कर रहे हैं, उनके कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में ज़रा सा भी नहीं सोचते। अनस्टेबल रिलेशनशिप, अगर कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में आप बिना सोचे काम करोगे तो आपकी रिलेशनशिप इतनी अच्छी या लॉन्ग टर्म के लिए, या हम कहें हेल्दी रिलेशनशिप आपकी नहीं रहेंगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ, सिंपली। ओके, सो डिस्टॉर्टेड एंड अनस्टेबल सेल्फ इमेज। Distorted or unstable self-image, they may feel unsure of who they are, what they want in life. They may also be overly sensitive to criticism and rejections. क्या यहाँ पर जो इस रिजेक्शन का क्या मतलब है, उसने मुझे इनकार कैसे कर दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, तो ये क्या है, वहाँ पर ओवरली सेंसिटिव बिहेवियर शो कर रहा है अपनी खुद की इमेज को लेकर वो बंदा,
सेल्फ हार्म में क्या आएगा, कटिंग। आपने देखा होगा काफ़ी स्टेटस या यूट्यूब पर रील देखी हो आपने कि कोई अपने हाथ को काट रहा है, भाई मैंने तुम्हारे लिए ये कर लिया, अपनी उंगलियां काट रहा है, मतलब उंगलियां नहीं, ज़्यादातर हाथ को ही काटते हुए दिखाते हैं। या फिर अपने चेहरे पर हिट करना, थप्पड़ मारना, बर्निंग, खुद को जला देना, ये टॉर्चर करना, खुद की बॉडी को ही टॉर्चर करना, सेल्फ हार्म। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब इसको हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी भी बोल दिया जाता है। अब मैंने ये एग्जांपल आपको समझाया बॉयज़ का एंड गर्ल्स का दोनों का, कि क्या कर रहे हैं, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर शो कर रहे हैं, एक्सेसिव अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। और आमतौर पर ये स्कूल्स में आप देख सकते हैं, +1 +2 में खासकर ये ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ग्रेजुएशन में तो कॉलेज में अगर आप कोएड एजुकेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको बिल्कुल आम ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। या फिर ये चीज़ें आपको एटलीस्ट हो सकता है टीचर्स में भी आपको देखने को मिल जाए, कि मान लीजिए कोई फीमेल टीचर साथ में खड़ी है तो मेल टीचर्स कुछ ऐसी बातें करना शुरू कर दें, ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दें। या फीमेल टीचर्स बातें कर रही हैं, साथ में कोई हैंडसम सा मेल टीचर हैं, तो ऐसी कोई बातें शुरू हो जाएं तो मे बी पॉसिबल अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। या आपके पास कोई बिजनेस है छोटा सा, आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग ऐसे करते हैं कि अच्छा इतने ट्रक चले गए मेरे, इतनी गाड़ियाँ आ गई, कल गाड़ी नहीं लेने चलेंगे। तो वो क्या करें, एक अटेंशन सीख करने की कोशिश करें, आपसे आपकी अटेंशन गेन करने की कोशिश करें। इमोशनली चार्ज लैंग्वेज, थिएट्रिकली, अब ये बात करते हैं हम इनके पॉइंट्स में। ठीक है, फ्लर्टिटेशियस सिडेस्टिव बिहेवियर शो करते हैं। समझ रहे हैं, समझ गए हो गए अब आप इसका मतलब, फ्लर्टी बिहेवियर शो करना, एग्जैगरेट करना, या फिर हम कहें प्रॉब्लम और अकम्पलिशमेंट को कि यार मैं तो इतना दुखी हूँ। अब पता है क्या, हमेशा मतलब पॉजिटिवनेस से लेकर अटेंशन नहीं गेन की जाती। कई बार क्या होता है कि मेरे घर में ना पहले इसको कुछ हो गया, फिर मम्मी को कुछ हो गया, फिर पापा को, फिर ब्रदर को, सब कुछ मैंने ही संभाला। और जब आपके पास में कोई ऐसा पर्सन खड़ा हो, ठीक है, वो समझता हो इस तरह की फीलिंग को, तो क्या करेगा, आपको अटेंशन गेन करेगा, आपको अटेंशन पे करेगा, सॉरी। ठीक है, तो आप क्या करें, अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं, अपनी अकम्पलिशमेंट को, कि पहले ना मैंने +2 की, फिर मैंने ना 2 साल कड़ी मेहनत की, दिन रात मैंने एक किया, फिर मैंने SSC CGL को क्लियर किया, फिर मुझे नौकरी मिली, फिर मैंने वो नौकरी को छोड़ दिया, फिर मुझे AAO की पोस्ट मिल गई, या कोई फर्स्ट क्लास ऑफिसर मैं बन गया। तो ये क्या है, एक्सेजरेट करना अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी अकम्पलिशमेंट को। ठीक है, इमोशनली चार्ज लैंग्वेज, वही आप ड्रामेटिकली सीन क्रिएट कर रहे हैं, यार ऐसा हो गया, यार मैं ये कर दूंगा। या फिर समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि आप जैसे कि मैं ड्रामेटिकली क्या कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी कोई एग्जांपल, कभी कोई एग्जांपल। तो इमोशनली चार्ज लैंग्वेज का यूज़ करना, कि मैं फुल ऑफ चार्ज करके आपको भी चार्ज करने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा हूँ। समझ गए। तो थिएट्रिकली हम बात करें, सेल्फ सेंटर्डनेस, खुद पर इतना फोकस शो करेंगे, मैनिपुलेशन एंड डिसाइड। अब वो ना, आप कुछ भी अगर वो कुछ चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो हिस्ट्रोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोग अगर कुछ चाहते हैं तो वो मैनिपुलेशन भी करेंगे, किसी को डिसाइड भी करेंगे, उनको कोई मैटर नहीं है। ठीक है, उनका सिर्फ मोटिव होता है कि हम क्या चाहते हैं, हमें क्या चाहिए, हम उसको बस, जैसा कि PhD में होता है कि आप थोड़ी सी चापलूसी करनी होती है। PhD में स्पेसिफिकली नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ हम कहेंगे कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है। कुछ बच्चे असेसमेंट के लिए भी अपने टीचर्स की चापलूसी करते हैं कि मैम मैं आपके लिए चौक लेके आऊँगा, डस्टर लेके आऊँगा, या मैं साफ़ कर देता हूँ, या मैं आपके लिए वाटर बॉटल लेके आऊँ। तो इस तरह की हम बात कह सकते हैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए। ठीक है, स्पेसिफिकली आपको ये यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट आता है नार्किसिस्ट। नार्किसिस्ट जैसा कि मैंने बताया, मैं खुदा हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, मैं जहाँ हूँ। तो ये कोई कहावत नहीं है भाई, मैंने वैसे ही बनाई है ये, तो आपको समझाने के लिए कि आप बस अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, या फिर एडमायरेशन। आपको हरदम क्या है, यार तुम ऐसे कर सकते हो, तुम तो वैसे कर सकते हो। ठीक है, तुम्हारे तो सभी टीचर तुम्हारी बात मानती, तुम तो क्लास के CR हो। ठीक है, तुम्हें तो पार्टी में बियर शेयर मंगवानी चाहिए। उसको क्या करें, तुम्हारे लिए तो कुछ भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। तो डीप नीड फॉर एडमायरेशन, लैक ऑफ एम्पैथी, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझना। अब जब मैंने कहा कि मैं खुदा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सामने कौन है। ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अदर, आप फ़र्क नहीं पड़ेगा तो आप सामने वाले का एक्सप्लॉइटेशंस तो कर सकते हो, आपको कोई मैटर नहीं है कि किसी की फीलिंग हर्ट हो रही है, आपको कोई मैटर नहीं करता।
अब जहाँ पर मैं है वहाँ पर एरोगेंस होगा, अहंकार होगा, ठीक है, वो दूसरों से अच्छी तरह ट्रीट नहीं करेगा। सिंपल ए सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, उसको लगेगा कि तुम्हारा ये अधिकार है, तुम ये भी कर सकते हो, तुम वो भी कर सकते हो, समझ रहे हैं। दे मे एक्सपेक्ट अदर टू cater to their needs and they may become angry and resentful if they do not get what they want simply। समझ रहे हैं, उनको ये ऐसा लगता है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ तो मुझे इतनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, 2 गिलास रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए या 3 गिलास, समझ रहे हैं। अब ये गिलास में आप क्या, ये सिर्फ थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए, ठीक है। ग्रैंडियोसिटी, नीड फॉर कंट्रोल, हर जगह उनको क्या, कंट्रोल ही कंट्रोल की भी। जब मैंने कहा कि मैं खुदा हूँ, यार खुदा क्या नहीं कर सकता। आप लोगों को पता होगा कि अगर आपने आपको मैं भगवान मान लूँ तो कौन सी पावर आ जाती है। जैसे कि अंबानी वाली बात करें तो अंबानी आज के टाइम में क्या नहीं कर सकता सिंपली। तो अगर नॉर्मली वो वाली फीलिंग, मैं वाली फीलिंग, समझ रहे हैं, तो वो नार्किसिस्ट में हम डाल देंगे। अवॉइडेंट पर्सनैलिटी में जैसा कि मैंने बताया क्या होगा कि आप चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कर दे, सोशल रिलेशनशिप को अवॉइड करना शुरू कर देते। क्यों कर देते हैं? सोशल एंजाइटी होगी, सोशल इनिबिशन बिहेवियर शो करेंगे। फियर ऑफ रिजेक्शन, आपको ये लगेगा कि जहाँ पर मैं जा रहा हूँ, जिस सोसाइटी में या जिस एक्टिविटी में मैं इन्वॉल्व होने के लिए जा रहा हूँ, वो मुझे एक्सेप्ट ना करे तो क्या होगा, मीन्स फियर ऑफ रिजेक्शन। क्रिटिसिज्म, हो सकता है आपको क्रिटिसाइज किया जाए, आपको इससे भी डर लगता है। एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू नेगेटिव इवेल्युएशन, कि आप इतने सेंसिटिव है खासकर नेगेटिव चीज़ों के लिए, कि आपके बारे में कोई नेगेटिव इवेल्युएट कर रहा है, कोई नेगेटिव चीज़ बोल रहा है, समझ रहे हैं, तो आप ये सहन नहीं कर सकते। लो सेल्फ स्टीम शो करेगा। फियर ऑफ बीइंग जज्ड एंड ह्यूमिलेटेड, उसे ये डर लगा रहेगा कहीं यार मेरी बेइज्जती तो ना हो जाए मैं अगर यहाँ पर जाऊँ तो, ऐसा होता है ना। तो उससे क्या होगा, वो सोशल इंटरेक्शन में, सोशल रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ज़्यादा रिलेशनशिप में जो एक्टिव नहीं रहेगा। तो सिंपल है, वो सोशल एंजाइटी शो करेगा, इनहिबिशन शो करेगा। मैं इनहिबिशन बता चुका हूँ आपको। रिजेक्शन, फियर ऑफ रिजेक्शन रहेगा, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू नेगेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है। लो सेल्फ स्टीम, सोशल आइसोलेशन, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब आप यहाँ से ही एस्टिमेट लगा सकते हैं। मैंने अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में कहा कि वो सोशल एक्टिविटी में भाग नहीं लेता, वो चीज़ों को अवॉइड कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे डर है कि मुझे कोई एक्सेप्ट ना करे, मुझे रिजेक्ट कर दे, मेरी बेइज्जती हो जाए, कुछ भी हो जाए यार मेरे साथ गलत, कोई मेरे बारे में गलत ना बोल दे, तो इस तरह की चीज़ें। डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जो कि मैंने अभी आपके फ्रेंड के बारे में थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया था कि आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा फ्रेंड है जो इतना डिपेंडेंट है, यार अभी मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, अब मेरे साथ चलो, तुम यहाँ पर मेरे साथ रहो, क्या हम ये काम दोनों एक साथ कर सकती हैं, इस तरह की चीज़ें, ये समझने के लिए, ठीक है। उनको इमोशनल सपोर्ट चाहता है, गाइडेंस उनको चाहेगी, ठीक है। या इनएबिलिटी टू मेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली, वो कोई भी डिसीजन, लाइफ का एक सिंगल डिसीजन, छोटे से छोटा डिसीजन, मुझे ड्रेस कौन सी डालनी चाहिए, पिंक या ब्लू, है ना, तो छोटा सा भी डिसीजन वो अपने आप नहीं ले सकते। फियर ऑफ अबंडनमेंट, कहीं उनको कोई छोड़ के तो नहीं चला जाए भाई, है ना, तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी कई बार बेइज्जती भी सहन कर लेते, कोई बात नहीं, उसने मेरी बेइज्जती कर दी, कोई बात नहीं, वो मेरे साथ तो है ना, ऐसा होता है। सो लो सेल्फ स्टीम होगी ऐसे में उनकी। स्ट्रॉन्ग नीड फॉर अप्रूवल, उनको अप्रूवल की ज़रूरत होती है कि हाँ तुमने तो कह दिया वो ठीक है, लेकिन एक बार मैं उससे भी पूछ लेता हूँ यार मैं सही लग रहा हूँ या नहीं लग रहा, तो वो स्ट्रॉन्ग नीड ऑफ अप्रूवल। देम टू क्लिंग टू रिलेशनशिप, पुट द नीड ऑफ अदर अबाउ देयर ओन, अपने से ज़्यादा दूसरों पर ज़्यादा, मतलब क्या करना, उनकी बातों को मानना हम कहेंगे, या चिपकू बिहेवियर शो करेंगे। हम ऐसा बोल देते हैं नहीं यार ये तो चिपकू बिहेवियर शो कर रहा है। एक्सेसिव रिलायंस ऑन अदर, दूसरों पर ज़्यादा डिपेंड होना, दूसरे हर एक डिसीजन उनसे पूछ के लेना, ठीक है। डिफ़िकल्ट मेकिंग डिसीजन, जैसा कि मैंने बताया इंडिपेंडेंटली कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। दे में सीक एक्सेसिव एडवाइस, रीएश्योरेंस, ऐसा होता है ना कि बार बार एडवाइस लेना, यार मुझे ना ये वाला कीरिंग लेना चाहिए, ये वाला या ये वाला, तो फिर वो क्या करेंगे, एक बार आपने चूज़ किया यार ये ठीक लग रहा है ना, तो फिर कहेंगे यार पक्का ठीक लग रहा है ना, ऐसा यार ऐसा तो नहीं कि कल को मुझे अच्छा ना लगे, नहीं नहीं तुम्हें अच्छा लग रहा है। इस तरह की बातें आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स में सुनी होगी। तो रीएश्योरेंस कि आप बार बार पक्का कर रहे हैं बिफोर मेकिंग कोई भी एक पर्टिकुलर चॉइस को बनाने के लिए, ठीक है। फियर ऑफ अबंडनमेंट, कि यार मुझे अगर मैं ऐसा ना करूँ, अगर मैं उसकी बात ना मानूँ तो मुझे छोड़ के चला जाएगा या चली जाएगी, तो फियर ऑफ अबंडनमेंट उनका ऐसा रहता है, ठीक है। सबमिसिव बिहेवियर शो करना, किसी पर इतना डिपेंड हो जाना, बस सब कुछ यार उन्हीं के बेस पर आप चीज़ें
कर रहे हैं, लो सेल्फ स्टीम इस मामले में थोड़ा सा कम रहता है, नेगेटिव सेल्फ इमेज, खुद की नेगेटिव सेल्फ इमेज हो जाती है, ठीक है, अपने आप को इनकेपेबल समझने लग जाता है, यार मैं अकेला तो ऐसा कर नहीं सकता, जब वो मेरे साथ होगा तभी मैं शॉपिंग करूँगा, ठीक है, मुझे तो अकेले आती ही नहीं करनी। या इनएडिक्वेट महसूस करना, मैं शायद अकेला सही ना रहूं, या शायद मैं अकेला सफिशिएंट ना रहूं, कि भाई ये कहते हैं ना कि तुम अकेले जाके ये काम कर दो, तो कह रहे नहीं मैं शायद ठीक नहीं रहूँगा, एक बंदे को भेजो, मेरे फ्रेंड को भेजो, बेस्ट फ्रेंड को, ठीक है। तो वैलिडेशन के लिए हम क्या करते हैं, उनको साथ लेके चलते हैं। क्लिंगिंग टू रिलेशनशिप, डिफ़िकल्टी एक्सप्रेसिंग डिसएग्रीमेंट। अब डिसएग्रीमेंट को एक्सप्रेस करने में डिफ़िकल्टी क्यों? क्योंकि आप दूसरों का अप्रूवल चाहते हैं, अगर उसको कोई चीज़ पसंद ना आए तो आप उसको मना नहीं कर सकते। अगर आपके फ्रेंड ने कहा नहीं ये वाला की रिंग अच्छा है, ये वाली ड्रेस तुम पर अच्छी लग रही है, तो आप उसको मना नहीं कर सकते, आपके अंदर इतनी पावर है ही नहीं, ठीक है। तो वो डिफिकल्टी एक्सप्रेसिंग डिसएग्रीमेंट मीन्स एक्सप्रेसिंग डिसएग्रीमेंट और डिसअप्रूवल इन फियर ऑफ लूजिंग सपोर्ट। आपको ये डर है कहीं ना कहीं, अगर मैंने इसको मना कर दिया तो ये मुझे छोड़कर चला जाएगा, भाग जाएगा मुझे छोड़कर, मैं अकेला रह जाऊंगा। तो वो डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग डिसएग्रीमेंट आता है। आप अपने डिसीजन अपने आप लीजिए भाई, है ना, क्या डर है इसमें। दे मे सप्रेस देयर ट्रू फीलिंग टू मेंटेन हार्मोनी इन रिलेशनशिप। एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए वो क्या करते हैं, वहाँ पर एडजस्ट करते हैं, हम सिंपली कहें अपनी जो ट्रू फीलिंग है कि यार नहीं मुझे तो ये वाला कीरिंग पसंद था, उसकी वजह से मैंने ये ले लिया, उसने अपनी फीलिंग्स को बताया ही नहीं। विलिंग टू डू एनीथिंग टू प्लीज अदर, अब वो कुछ भी करने के लिए तैयार है जिसके साथ वो रिलेशनशिप में है, सिंपली अगर हम कहें तो, ठीक है, दूसरों को बस खुश करने के लिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ पर नहीं होगा। अब जो टॉपिक मैंने छोड़ना था वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये टॉपिक आपको मुझे पढ़कर बताना है कि इसमें क्या डिफरेंस है औरों से, या आप कोई भी एक, वैसे तो इसमें काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कि परफेक्शनिज्म, नीड फॉर कंट्रोल, इमोशनल रिजिडिटी, सोशल आइसोलेशन, काफ़ी इजी पॉइंट है, लेकिन ये आप खुद पढ़िएगा। अगर ना समझ में आए देन यू कैन आस्क विद अस इन कमेंट सेक्शन, सिंपली आप हमें कमेंट कीजिए और हम उसका रिप्लाई करेंगे। ये हमारा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था, इससे नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे ईटिंग डिसऑर्डर का, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी छोटा चैप्टर रहेगा। हाँ, वहाँ से भी क्वेश्चन पक्का आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको मैंने बता दिया है कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट द पर्सनैलिटी इज एंड द पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होंगे, इनके टाइप्स क्या होंगे, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी, तीनों, ठीक है। सेपरेटली क्वेश्चन भी बनेगा और इकट्ठा भी आपसे पूछा जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।